जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पीसीएस दर्पण पे। देख रहे हैं यूनिक पब्लिकेशन का 2024 परीक्षा हेतु जो डीएलएड ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा है उसका हम लोग डेली वाइज पर जो टेस्ट सीरीज लगाते थे वो आज लास्ट होने वाला है। वो केमे क्रम का है, 35वां टेस्ट सीरीज है, क्योंकि इस बुक में टोटल ही दिया हुआ है, यहाँ पे देख रहे हैं 35। ये आज लास्ट है, तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। तो देखिए आज का जो सेशन होने वाली है हम लोग की, ये सेशन होगी मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 20, जो क्रम में देखा जाए तो 35वां पड़ेगा। ठीक है, इसमें 120 क्वेश्चनें रहेंगी। तो आइए इसे हम लोग बनाते हैं और देखते हैं कि अपना स्कोर क्या रहता है। चलिए अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आइए हम लोग टेस्ट सीरीज ये लगाते हैं। तो देख रहे हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर जो हम लोग का 20 है लास्ट, वो हम लोग करने वाले हैं, जिसमें पहला सेक्शन आता है हमारा सामान्य हिंदी का। तो आइए सामान्य हिंदी में देखते हैं कौन सा प्रश्न बना है। चलिए आंसर बताते रहिएगा अपना। ठीक है, देखिए सामान्य हिंदी में प्रश्न पहला बनता है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। तो देखिए व्याकरण जानने वाला, क्या कहेंगे उसे, व्याकरण जानने वाले को आंसर बोलिए। आंसर यहाँ पे बन जाएगा ऑप्शन सी, व्याकरण बोलेगा, आंसर बनेगा सी। अगला प्रश्न देखिए, एक उदर से जन्म लेने वाले को लिए एक शब्द प्रयुक्त करना है। एक उदर से जन्म लेने वाले के लिए एक शब्द प्रयुक्त करना है, क्या होगा आंसर? आंसर इसका बनेगा सहोदर। आंसर क्या बन जाएगा? सहोदर। अगला प्रश्न देखिए, अगला है कि गूंगे का गुड़ अर्थ के लिए सही मुहावरे का हमें चयन करना है। गूंगे का गुड़ मतलब क्या बनेगा यहाँ पे? आंसर बनेगा अवर्णीय अनुभव। आंसर यहाँ पे बी बनेगा, अवर्णीय अनुभव, जिसका मतलब वर्णन न किया जा सकते है ना, वैसा अनुभव। अगला प्रश्न देखिए कि वातायन का पर्यायवाची बताना है। वातायन का पर्यायवाची क्या होगा? गवाक्ष होगा। आंसर क्या बनेगा इसका? गवाक्ष। ऐसा ऐसे पर्यायवाची दोस्तों आप लोग याद ही रखिएगा, है ना। वातायन का गवाक्ष, ये एग्जाम में पूछने वाले ऐसे ऐसे क्वेश्चन होते हैं। अगला देखिए, बहुत अधिक अभावग्रस्त होना अर्थ के लिए सही मुहावरे का हमें चयन करना है। तो आइए देखते हैं हम लोग कौन सा इसमें सही मुहावरा है। बहुत अधिक अभावग्रस्त होना, इसका आंसर सही क्या होगा? आंसर होगा दाने दाने को तरसना। आंसर सी बनेगा। अगला देखिए, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, मतलब कौन सा गलत है। तो आइए पढ़ते हैं हम लोग सेंटेंस, हम अनेकों छोटे बड़े वर्गों में बटे हुए हैं, इसमें गलत क्या है? आंसर इसमें है हम अनेकों। तो होना क्या चाहिए यहाँ पे? हम अनेक, है ना, अनेकों नहीं बल्कि हम अनेक होना चाहिए। यहाँ पे हम अनेक छोटे बड़े वर्गों में बटे हुए हैं। अगला प्रश्न देखिए कि निम्न में से किस शब्द में जो है उपसर्ग नहीं लगा है? किस में उपसर्ग नहीं लगा हुआ है? तो आंसर बनेगा प्रशंसा में उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। और अधिशासी में देखा जाए तो अधि लगा हुआ है इसमें, ठीक है ना, अधि लगा हुआ है। और जबकि प्रत्याशा में देखा जाए तो इसमें भी लगा हुआ है प्र, और विनाश में तो लगा हुआ ही है वी, लेकिन प्रशंसा में उपसर्ग नहीं है। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द अशुद्ध है, हमें बताना है कौन सा शब्द गलत है इसमें। तो आंसर क्या बनेगा? आशीर्वाद। यहाँ पे गलत है। आशीर्वाद कैसे होता है? तो देखिए आशीर्वाद जो होता है ऐसे होता है, आशीर्वाद ये होता है ना। तो आंसर यहाँ पे ए बनेगा। अगला प्रश्न देखिए कि सही विलोम शब्द हमें चुनना है मानव। मानव का विलोम क्या होगा, ये तो पता ही होगा दोस्तों। आंसर इसका बनेगा दानव। आंसर ये। अगला प्रश्न देखिए, सही विकल्प को हमें चयन करना है। देखिए सर्वज्ञ, सर्वज्ञ मतलब होता है क्या है? सर्वज्ञ मीन्स होता है जिसे सब विषय में जानकारी हो। आंसर बनेगा हमारा ए। अगला प्रश्न देखें कि निम्न में से कौन सा विकल्प जो है किरण का पर्यायवाची नहीं है। किरण का पर्यायवाची कौन नहीं है? तो प्रकाश नहीं है। आंसर यहाँ पे ए बनेगा, बी बनेगा, बी। अगला देखिए, जलज शब्द का क्या अर्थ है? जलज शब्द का अर्थ क्या है? जलज शब्द का अर्थ है जल में जन्म लेने वाला। आंसर बी बनेगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न मुहावरे के लिए सही विकल्प को हमें चुनना है। पेट में दाढ़ी होना, पेट में दाढ़ी होना। देखिए दोस्तों अभी हाल फिलहाल में जो एग्जाम हुआ डीएलएड में उसमें पूछा था नाक का बाल होना, उसका क्या होगा बोलिए? बहुत ही कोमल यानी बहुत ही नाजुक होना ना। देखिए पेट में दाढ़ी होना, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि छोटे आयु में बुद्धिमान होना, है ना। इसका आंसर ए बनेगा। अगला प्रश्न देखिए, दो या दो से अधिक पदों के मेल को क्या कहते हैं?
पदों के मेल को कहेंगे क्या, इसमें समास कहते हैं ना। दो या दो से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं। तथा दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं हम लोग, संधि कहते हैं। अगला और बता दें आपको कि प्रत्येक शब्द के जो बाद में जो लगता है उसे क्या कहते हैं, उपसर्ग, और जो पहले लगता है उसे प्रत्यय कहते हैं। अगला देखिए, निम्न में से स्त्रीवाचक शब्द कौन सा है, कौन इसमें स्त्रीवाचक है, बाला, स्त्रीवाचक शब्द है यहाँ पे बाला। निर्धन शब्द के हमें संधि विच्छेद करना है, तो निर्धन शब्द का संधि क्या होगा, यहाँ पे संधि बताना है कि कौन सा होगा, तो आंसर यहाँ पे विसर्ग हो जाएगा। निर्धन का क्या होगा संधि विच्छेद ऐसे किया जाए तो इसका हो जाएगा निह जोर न है यहाँ पे, निह जोर धन, निह जोर धन हो जाएगा निर्धन का। ठीक, अगला प्रश्न देखिए कि दिए गए खंड के लिए एक शब्द हमें चुनना है जो अच्छा बोलता हो, उसे क्या बोलेंगे, जो अच्छा बोलता है उसे बोलेंगे सुवक्ता। आंसर यहाँ पे सी बनेगा, सुवक्ता। अगला प्रश्न देखिए, हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है हमें बताना है, कौन सा इसमें रस है, वीर रस है। आंसर बनेगा बी, वीर रस। अगला देखिए, फूली डाले सुकुसुमामयी तिये को देखी आंखें आ जाती है मुरलीधर की मोहिनी मूर्ति आगे, उपयुक्त छंद किस प्रकार के हैं, उपयुक्त छंद जो है यह किस प्रकार के हैं, यह है मंदाक्रांता। आंसर बनेगा ये मंदाक्रांता। अगला देखिए, ब्रज की कुमारिका, बज की कुमारिका वे लीने सुख सारिका ब ढैबो कोक करी कानी केशव सब नाबही, उपयुक्त छंद जो है यह किस प्रकार के हैं, तो किस प्रकार के ये छंद है, तो आंसर यहाँ पे बनेगा रूप घनाक्षरी। आंसर बनेगा रूप घनाक्षरी, आंसर बी होगा। अगला प्रश्न देखें, संदेशनी मधुवन कूप भरे में कौन सा अलंकार है, संदेशनी मधुवन कूप भरे में अलंकार का नाम बताइए। आंसर बनेगा अतिशयोक्ति अलंकार। अगला प्रश्न देखिए, रहीमन जो गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारे लागे बढ़े अंधेरो होए, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है, इसमें कौन सा अलंकार है, तो आंसर बनेगा सी, श्लेष अलंकार है इसमें। अगला प्रश्न देखें, अति निकट गोदावरी पाप संहारणी चल तरंगे तगावती ताड़ू संचारणी, उपयुक्त छंद जो है यह किस प्रकार के हैं, किस प्रकार के छंद है, तो आंसर बनेगा बी, मनहरण छंद है ये। अगला देखिए, दिए गए गद्यांश को पढ़ के हमें बताना है आंसर, तो आइए गद्यांश पढ़ते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जिसका धर्म है वह स्वयं जिए और दूसरे को भी जीने दे, वह अपने सुख दुख के दूसरे के सुख दुख की ओर ध्यान दे, अपने स्वार्थ को छोड़कर दूसरे के हित के भी सोचे, अपना स्वार्थ सिद्ध करना मानवता नहीं है, परहित ही सच्ची मानवता है, यही सच्चा धर्म है। मनुष्य अपनी क्षमता या सामर्थ्य के अनुसार परहित कर सकता है, वह मन से धन से तन से अथवा तीनों से दूसरे को भलाई कर सकता है, दूसरे के प्रति सच्ची सहानुभूति रखना ही परहित है, किसी को संकट से बचाना, किसी को कुमार्ग से हटाना, किसी दुखी को निराश व्यक्ति को सांत्वना देना भी परहित के ही अंतर्गत आता है। भगवान राम ने ऋषि मुनियों की तपस्या में बाधा डालने वाले राक्षसों का संहार किया, ईसा मसीह ने लोगों का उत्थान किया, सम्राट अशोक ने स्थान स्थान पर कुआं तालाब आदि खुदवाकर जनता का उपकार किया, यही मानवता का प्रमुख धर्म है। सुख दुख में कौन सा समास है हमें बताना है, तो सुख दुख में कौन सा समास है, आंसर क्या बनेगा आपका, आंसर यहाँ पे बनेगा द्वंद्व समास। कौन सा समास है यहाँ पे, द्वंद्व समास होगा, दोनों पद यहाँ पे प्रधान है इसलिए। अगला देखिए, पंचमढ़ी में कौन सा समास है, पंचमढ़ी में समास इसमें कौन है, तो इसमें द्विगु होगा, आंसर यहाँ पे सी बनेगा द्विगु, क्योंकि द्विगु समास के पूर्व पद जो होता है वो संख्यावाचक होता है। अगला सेक्शन जो आता है हम लोग का जनरल इंग्लिश का आता है। देखिए इसमें पहला प्रश्न क्या बनता है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ आइटम या फ्रेज। क्या है हमारा फ्रेज, देखिए, ऑल गुड थिंग्स मस्ट कम टू एन एंड,
आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है सभी अच्छी चीज का भी अंत होता ही है ना। तो आंसर इसका बनने वाला है, आंसर ए होगा, इवन इंजॉयबल एक्सपीरियंस कैन नॉट लास्ट फॉर एवर। आंसर यहाँ पे ए बनेगा। अगला प्रश्न देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। सेंटेंस क्या है, द इंडियन क्रिकेट टीम वॉज इन अ डैश मूड आफ्टर विनिंग द सीरीज। आंसर क्या बनेगा, आंसर यहाँ पे बनेगा जुबिलियंट। आंसर बनेगा जुबिलियंट। अगला प्रश्न देखें, नेक्स्ट प्रश्न है, सिलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। सेंटेंस हमारा क्या है, द योगा इंस्ट्रक्टर सेड टू अस डूइंग योगा डेली विल हेल्प यू टू डेवलप अ हेल्दी माइंड एंड बॉडी। तो आंसर इसकी क्या बनेगी, आंसर इसका बनेगा, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, द योगा इंस्ट्रक्टर टोल्ड अस दैट डूइंग योगा डेली वुड हेल्प अस टू डेवलप अ हेल्दी माइंड एंड बॉडी। यानी योगा जो इंस्ट्रक्टर है, जो सिखाने वाला है, वो क्या कह रहा है कि डेली हमें व्यायाम करना चाहिए, जिससे हमको क्या मदद मिलेगी, हमारे ग्रोथ और हमारा स्वास्थ्य जो है मजबूत रहेगी और हेल्दी रहेगी। अगला देखिए, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस टू एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। देखिए सेंटेंस क्या है कि टीचर्स शुड कवर ऑल द टॉपिक्स इन द सिलेबस। आंसर यहाँ पे क्या बनेगा हमारा, आंसर बनेगा, राइट आंसर सी होगा, ऑल द टॉपिक्स इन द सिलेबस शुड बी कवर्ड बाय टीचर्स। अगला प्रश्न देखें कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। सेंटेंस है, फॉर ईच क्वेश्चन फॉर डैश आर गिवन एज ऑप्शन। आंसर बनेगा हम लोग का अल्टरनेटिव्स। आंसर बी होगा अल्टरनेटिव्स। अगला प्रश्न है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। क्या है सेंटेंस, ड्यूरिंग हर वेकेशन संता डैश हर मदर वेन सी वेंट टू वॉक इन मॉल। आंसर क्या बनेगा, एक कॉम्पोनेंट बनेगा। आंसर यहाँ पे एक कॉम्पोनेंट। अगला प्रश्न देखें कि सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। देखिए सेंटेंस क्या है हमारा, सेंटेंस है, द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन हैज लॉन्च्ड अ न्यू हेल्पलाइन फॉर स्टूडेंट। तो आंसर यहाँ पे क्या बनेगा हमारा, आंसर बनेगा ए, अ न्यू हेल्पलाइन फॉर स्टूडेंट्स हैज बीन लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। आंसर यहाँ पे ए बनेगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न हमारा कि डैश इज यूज टू रिज्यूम अ स्ट्रीड सब्जेक्ट। आंसर बनेगा यहाँ पे हम लोग का डैश। आंसर ए होगा। अगला देखिए, माई फादर डैश इन एन इटालियन फिल्म। तो आंसर क्या बनेगा वर्क का, यहाँ पे आंसर बनेगा हम लोग का वर्क, वर्क्स हो जाएगा यहाँ पे, वर्क का वर्क्स। आंसर सी होगा। अगला देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। क्या है सेंटेंस हमारा, मदर्स बैक वॉज टू डैश टू वर्क एनी लॉन्गर सो सी ले डाउन टू रेस्ट। आंसर क्या बनेगी हम लोग को यहाँ पे, आंसर बनेगी शोर। आंसर शोर होगा, यानी पीड़ादायक, पेनफुल। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट हमारा कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। सेंटेंस क्या है कि वॉर एंड पीस इज अ डैश रिटन बाय लियो टॉल्स्टॉय। तो आंसर क्या बनेगा यहाँ पे, आंसर बनेगा मास्टरपीस। आंसर मास्टरपीस, राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, नेक्स्ट है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। सेंटेंस है, सी फाउंड हर सेल्फ इन एन डैश सिचुएशन एंड लेट क्विकली। तो आंसर क्या बनेगा, आंसर अवॉकवर्ड होगा। आंसर क्या होगा, एवॉकवर्ड। आंसर बी बनेगा। एवॉकवर्ड मीन्स होता है क्या है, चिंताजनक, खराब होता है मतलब। अगला प्रश्न देखें
कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। सेंटेंस है द टिकट गिव्स डैश ट्रेवल ऑन सिटी बसेस फॉर एज लिटिल Rs 100। तो आंसर क्या बनेगा? आंसर बनेगा अनलिमिटेड। आंसर अनलिमिटेड। 100 रुपये क्या है? यह सिटी बस में असीमित परिवहन मतलब ट्रैवल करने की बात कही गई है। तो असीमित ट्रैवल के लिए क्या? अनलिमिटेड ट्रैवल। अगला प्रश्न देखें। ही डैश प्लेइंग क्रिकेट मैच ऑल इवनिंग। आंसर बनेगा क्या हम लोग का? आंसर बनेगा हैज़ बिन। ही हैज़ बिन प्लेइंग क्रिकेट मैच ऑल इवनिंग। आंसर ये होगा। पिक आउट द नॉन फाइनाइट वर्ब या वर्ब्स इन द गिवन सेंटेंस बिलो। सेंटेंस क्या है? वुड यू माइंड वेटिंग अ मोमेंट। आंसर क्या बनेगा? वेटिंग यहाँ पे हमारा नॉन फाइनाइट आ जाएगा और माइंड क्या है? फाइनाइट वर्ब है। और वुड क्या है? वुड यहाँ पे वुड जो है ये मॉडल वर्ब है ना। और मोमेंट तो पता है, ये यहाँ पे मोमेंट हमारा वर्ब है। ठीक है, मोमेंट नाउन है यहाँ पे, है ना। मोमेंट क्या है? नाउन है। अगला प्रश्न देखिए कि फाइंड फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। सेंटेंस देखिए वन ऑफ दिस मैन डैश द कल्पिट। तो आंसर क्या बनेगा? कल्प्रिट। कल्प्रिट। आंसर यहाँ पे हम लोग का आ जाएगा इज। वन ऑफ दिस मैन इज द कल्प्रिट। अगला प्रश्न देखें। अगला है कि फिल अप द ब्लैंक विद द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस फ्रॉम द गिवन इन अ ब्रैकेट। देखिए तो आइए देखते हैं। वी डैश फॉर एन आवर नाउ। वेट के लिए हमें चूज करना है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस मतलब आईएनजी होना चाहिए और परफेक्ट कंटिन्यूअस होना चाहिए, यानी हैज़ हैव बीन होनी चाहिए ना। तो आंसर देखिए, आंसर हम लोग की जो बनने वाली है ये शैल हैव बीन वेटिंग। आंसर ए होगी। वी शैल हैव बीन वेटिंग फॉर एन आवर नाउ। अगला प्रश्न देखिए। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। क्या है सेंटेंस हमारा? ही आस्क्ड हैव यू गॉट अ लैपटॉप। तो आंसर क्या बनेगी हमारा? आंसर बनेगी ही वांटेड। क्या बनेगा? ही वांटेड वेदर डैश। ही वांटेड टू नो वेदर आई हैड अ लैपटॉप। आंसर यहाँ पे ए बनेगा। अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट है कि सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ आइटम या फ्रेज। तो देखिए क्या है हमारा आइटम? अ क्लोज सेव। अ क्लोज सेव का मतलब होता है क्या है? क्लोज सेव का मतलब होता है खतरे से बाल बाल बचने की स्थिति। तो आंसर इसका क्या बनेगा बोलिए? आंसर बनेगा नैरो एस्केप। आंसर हो जाएगा नैरो एस्केप। आंसर ए होगा। अगला देखिए। सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ आइटम या फ्रेज। तो देखिए ये भी आइटम फ्रेजेस आया। कैरी आउट। कैरी आउट की मीन्स होता क्या है? किसी चीज़ को कार्य रूप से, किसी चीज़ को जो है कार्य रूप में देने या फिर कार्यान्वित करने के लिए। तो आंसर यहाँ पे क्या बनेगा हमें? आंसर बनेगा पुट समथिंग इनटू एक्शन। आंसर यहाँ पे ए बनेगा। अगला देखिए। अगला जो सेक्शन आता है हमारा गणित का आता है। देखिए गणित में पहला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में कौन सही है, ये हमें बताना है। तो ये देखते हैं हम लोग। LHS और RHS को इक्वल रख के इसको यदि रखते हैं तो इतना आता है कि नहीं, इसको रखते हैं तो इतना आता है कि नहीं, इसको रखते हैं तो इतना आता है कि नहीं, इसको तो इतना आता है कि नहीं, तभी जाके हमें प्रूफ होगा कि हाँ ये सही है या गलत। तो पहला उठा के देखिए। यहाँ पे देखते हैं आप कि 3x + 4y, यहाँ पे 4x - 3y। तो ये क्या कंडीशन आने वाली है? तो आइए हम इसे सॉल्व करके देख लेते हैं क्या मेरा यही कंडीशन आ रहा है कि नहीं। इक्वेशन जो है हम पहले लिखते हैं। क्या है मेरा LHS में? LHS ले लेते हैं, उससे हम लोग को RHS इक्वल करना है। तो देखिए क्या है? 3x + 4x 4y। आप भी बनाइए साथ में। यहाँ पे 4x - 3y। ठीक है, यदि आपसे बन गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनी तो देखिए यहाँ पे। ठीक, चलिए अब हमें क्या करना है यहाँ पे? मल्टीपल, इसको इस दोनों से, फिर इसको इस दोनों से। तो आइए पहले इसको करते हैं। 3x को 4x से करिए तो कितना आ जाएगा? 4 3 जा 12 x²। अब इसकी बारी इससे, तो प्लस और माइनस 3 3 जा 9 xy होगी। अभी इसकी बारी 4 और 4x में कीजिएगा तो 16 y²। प्लस और माइनस तो माइनस रखिए। 4 3 जा 12 y
4 3 जा 12 वाई, यहाँ पे एक्स और वाई, 4 4 4 जा 16 एक्स वाई होता ना, एक्स वाई 16 होता है यहाँ पे, एक्स वाई 16, और ये वाई यहाँ पे भी वाई, तो 4 3 जा 12 वाई स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, माइनस में रहता है। अब देखिए यहाँ पे 12 एक्स स्क्वायर, ये वाई माइनस में 12 वाई स्क्वायर आया है, तो देखिए यहाँ पे 12 एक्स स्क्वायर हमारा पहले मिल रहा है ना, यहाँ पे 12 एक्स स्क्वायर 12 वाई स्क्वायर। अब बीच में हमें 7 एक्स वाई चाहिए। क्या देखिए यहाँ पे 16 एक्स वाई है और 9 एक्स वाई है, तो ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो हमें क्या करना है, 16 में से 9 को घटाना है, 16 में से 9 घटाइए यानी 7, तो हमारा पूरी आ रहा है 12 एक्स स्क्वायर प्लस 7 एक्स वाई माइनस 12 वाई स्क्वायर। तो आंसर हमारा तो मिल रहा है कि LHS जो है हमारा वो RHS के इक्वल आ गया, तो हमारा राइट आंसर ए बन गया। देखिए तो प्रश्न हमारा राइट आंसर ए बन गया। अगला प्रश्न देखें कि 16% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए 12,000 रुपये की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज से आधा है, तो साधारण ब्याज पे दी गई राशि कितनी है हमें बताना है। तो आइए हम लोग निकालते हैं। SI इक्वल क्या हो जाएगा, CI/2 कर सकते हैं ना। देखिए SI इक्वल CI/2, तो रखते हैं यहाँ पे 16 गुन्ने 3 गुन्ने P/100 इक्वल में क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ P1 100 प्लस R/100 के पावर 2 -1 हो जाएगा, क्योंकि हमारा क्या है CI इक्वल होगा, तो इसलिए यहाँ पे ये फार्मूला लगेगा। चलिए अब इसे काटते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 4 से काटिए तो यानी 48P/100 इक्वल हाफ ऑफ, क्योंकि P यहाँ से ही चला गया इसके पास, हाफ ऑफ यहाँ पे आ गया हमारे पास 100 प्लस 10/100 की स्क्वायर -1 रहेगी। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। आगे कीजिएगा तो आएगा 48P/100 इक्वल में हाफ ऑफ 121 - 100/100 होगी। मल्टीपल कितना से 12,000 से करना है, क्योंकि P का वैल्यू दिया हुआ P1, यहाँ पे 12,000 हम लोग ने स्टार्टिंग से ही रखना है। ठीक है, 12,000 48P/100 इक्वल 121 में से 100 घटाइएगा कितना आ जाएगा, 21 गुन्ने, इससे काटिएगा 12,000 को 6,000 आ जाएगा, यहाँ पे 6,000 रखिए बट्टे 100, तो काटिए इसको, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब इसे काटिए 48 को 21 से कटेगी क्या, तो हमारे पास P का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया, 21 गुन्ने 6,000/48 आ गया। तो इसे काटते हैं हम लोग, काटिएगा तो आपके पास आ जाएगा 2,625 रुपया। तो आंसर हमारा क्या बना, 2,625। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी नंबर हमारा। अगला प्रश्न देखें कि एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या है जिसकी भुजा दिया है 12√3 सेंटीमीटर। तो आइए निकाल के देखते हैं समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। चलिए आप भी बनाइए इसे और देखते हैं आंसर क्या आ रहा है हमारा। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई इक्वल क्या लिखते हैं, √3/2 गुन्ने साइड यानी भुजा इक्वल √3/2 मल्टीपल 12, √3 दिया हुआ है मेरा साइड, काटिए इसको, कटेगी 6 टाइम में कटेगा, तो 6 और √3 में करेंगे तो 3 यानी 6 3 जा 18 सेंटीमीटर हमारी क्या आ गई, हाइट आ गई। देखिए 18 राइट आंसर ऑप्शन हमारा डी मिल रहा है। अगला प्रश्न है हमारा कि एक इंजीनियरिंग छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 25% अंक हासिल करने होते हैं, उसे 56 अंक मिलते हैं और वह 34 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। उस परीक्षा का अधिकतम अंक कितने होंगे यह हमें बताना है। तो आइए इसको हम लोग बना के देखते हैं। चलिए आप भी बनाइए इसे, क्या आंसर आ रही है आपकी। देखिए यहाँ पे हमारा x का जो है 25% यानी 1/4 सीधे लिख लेते हैं, x/25% यानी 1/4। चलिए 25% ही रहने देते हैं, x गुन्ने 25% इक्वल कितना है 56 प्लस 34 है, यानी दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास 90 आ जाएगा। ठीक, 90 यहाँ पे x गुन्ने 25%, 25% एक गुना में है तो इधर आएगा तो भाग में, यानी x इक्वल कितना हो जाएगा हमारे पास 90/25
ऊपर में 100 चला जाए, काटिए इसको 4 टाइम्स में, यानी 9 4 जा 36। 360 अंक सबसे अधिकतम होगी, तो आंसर हमारे पास क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा यहाँ पे। 360 नंबर सबसे अधिक होगी। अगला प्रश्न देखिए, एक वस्तु पर 30% की छूट की पेशकश की गई। एक प्रोमो कोड लागू करके ग्राहक को 20% नगद वापस जीतता है, उसको मिली प्रभावी छूट क्या है, ये हमें बताना है। तो कितना मिली है उसको छूट, आइए देखते हैं हम लोग कितना मिला है। प्रभावी छूट जो है 30 पहले, फिर 20 माइनस 30 गुने 20 बट्टे 100, काटिए 2 0 से 2 0, 30 20 50 हो गया, माइनस 3 और 6, यानी 44%। कितना परसेंट मिल रहा है उसको छूट, 44%। ऑप्शन नंबर हमारा ए बन गया। अगला प्रश्न देखिए, दिया है अगला प्रश्न हमारा कि यदि a इक्वल 7 के पावर 3 इंटू 6 के पावर 4 तथा b इक्वल 7 के पावर 5 इंटू 6 के पावर 3, तो a इंटू बी का मान हमें बताना है कि क्या होगा। तो सिंपल है, a और b को मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पे देखिए 7 के पावर 3 है और ये 7 का पावर 5, यानी कितना हो जाएगा, 7 के पावर 8 हो जाएगा, मल्टीपल इसके पास 6 के पावर 3, इसके पास 6 के पावर 4 है, यानी 6 के पावर कितनी हो जाएगी, 4 3 7 हो जाएगी, है ना। तो हमारे पास a इंटू बी की वैल्यू इतनी आना चाहिए, 7 के पावर 8 और 6 के पावर 7। तो आंसर हमारा राइट आंसर डी बनेगा। अगला प्रश्न देखिए, दिया क्या है, रूट अंडर में है 7 प्लस रूट अंडर 120 प्लस रूट अंडर 141 प्लस रूट अंडर 100। तो देखिए ये बहुत ही सिंपल है, इसका वैल्यू पता होगा कितना होता है, ये कितना का स्क्वायर रूट होता है, 10 का होता है। 10 और इसमें ऐड कर देते हैं 10, तो ये कितनी हो जाएगी, 10 तो यहाँ रहेगी और इसकी कितनी होती है, 21 होती है, ठीक है। प्लस इसकी कितनी होती है, 11 होती है, इस वाले की 11 होती है, और प्लस 7, इस सभी को ऐड करिए कितना है, तो 10 और 21 यानी आ गया 31, प्लस इसमें 11 फिर ऐड कीजिए, फिर इसमें 7 यानी 18, इसको सीधे ऐड करिए यानी 9 और ये 4, 49 आया। तो 49 किसका स्क्वायर रूट होता है, ये 7 का। तो आंसर क्या बनेगी, ऑप्शन नंबर बी बनेगी। अगला प्रश्न देखें, क्या कह रहा है कि एल एक कार्य को अकेला 20 दिन में पूरा करता है, उसी कार्य को 30 दिनों में करता है, एल एम एन मिलकर उस कार्य को 6 दिनों में पूरा करते हैं, तो एन अकेले उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो देखिए एल जो काम किया है और एम जो कार्य किया है, इस दोनों को ऐड कर दीजिए, उसमें से ये सब वाले को घटा दीजिए, तो सबको घटाइए तो ऑटोमेटिक एन का निकल जाएगा। तो आइए हम लोग बना के देख लेते हैं। यहाँ पे एल का 20 है, ठीक है, एल का 20, एम का 30 और एल एम प्लस एन, ये तीनों करेगा तो 6 दिनों में। तो देखिए इस दोनों को पहले सम करते हैं हम लोग, दोनों का एलसीएम 60 हो जाएगा, इसका 3 टाइम्स में, इसका 2 टाइम्स में, बाई 5, काटिए इसको 12 5 है ना, यानी कितना, दोनों मिलकर करेगा 12 दिन में। तो जब दोनों मिलकर एल प्लस एम 12 दिनों में करते हैं, तो इसका एलसीएम लीजिए 12, ये 2 टाइम्स, ये 1 टाइम्स। तो हमें क्या करना है, ये बड़े वाले में से छोटे को घटा लेना है, ये एल एम एन में से घटा लेंगे यदि एल एम को, तो हमारे पास एन ही ना बच जाएगा, यही निकालना है। तो 2 में से 1 घटाइए यानी 1, यानी आंसर हमारे पास कितना आएगा, 12 दिनों में वह पूरा काम कर लेगा, कौन, तो एन कर लेगा। तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, 12। तो राइट आंसर देखिए ऑप्शन नंबर ए मिल रहा है हमारा। अगला प्रश्न देखिए कि एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 11:13, यदि आयत का परिमाप 420, तो आयत की चौड़ाई हमें बताना है। बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन। देखिए लंबाई और चौड़ाई दी हुई है, परिमाप भी दिया हुआ है, तो 2 इंटू एल प्लस बी होती है हमारा परिमाप, इक्वल कितना दिया है, 420 दी हुई है ना। लेंथ हमारा 11x सपोज कर लेते हैं, 2 इंटू 11x प्लस ब्रेथ जो है हमारा 13x इक्वल 420। चलिए अब इसे सम करते हैं हम लोग, तो कितनी हो जाएगी, 4 और ये 2, 24x मल्टीपल 2 हो जाएगी, इक्वल में 420। देखिए अब कटने वाली है क्या, तो इसे काट सकते हैं 2 से काटिए, 2 टाइम्स में 1 और 0, 21 हमारे पास आ गया, 24x इक्वल 210। अब इसे काटिए तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू जो आ जाएगी 15,
15 टाइम्स में कटेगी तो x की वैल्यू 15 आ गई। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या लेंथ निकाल सकते हैं, लेंथ हमारी 11x थी, यानी 11 मल्टीपल 15 करिएगा कितनी आएगी, और ब्रेथ हमारी है 13x, कीजिए 13 मल्टीपल 15, तो आंसर कितनी आ जाएगी हमारे पास, आंसर जो आ जाएगी इसको और इससे हम मल्टीपल करते हैं, 15 वन जा 15 और 15 वन जा 15 और 16, 165 आएगी इसकी, और इसका भी कीजिए 15 थ्री जा 45 कैरी 4 और 15 वन जा 15 और 4 19, यानी 195 हमारा ब्रेथ आया और लेंथ 165 आया। ठीक है, तो हमने लेंथ और ब्रेथ ही निकालना था, निकल गई आंसर। तो आइए देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन मैच कर रहा है। देखिए इसमें ऑप्शन कोई भी ऐसा नहीं मैच कर रहा है, यानी क्या है, ये एक ऑप्शन ही यहाँ पे गलत दी हुई है ना दोस्तों, नहीं तो या तो इसमें मिसप्रिंट हुआ, लेकिन हम लोग ने जो बनाया वो बिल्कुल करेक्ट बनाया है। ठीक है, तो आंसर हम लोग की एक 165 आएगी और एक 195 आएगी ही आएगी, कन्फर्म है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए कि एक व्यापारी अंकित मूल्य पे 12% की छूट देता है, 32% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे अपनी वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक अंकित करना चाहिए, कितना अंकित अधिक करना चाहिए, तो हम मान लेते क्या है कि क्रय मूल्य 100 रुपया है। ठीक है, आइए इधर मानते हैं हम लोग, हमारा क्रय मूल्य जो है 100 रुपया, विक्रय मूल्य जो है हमारा कितना हो जाएगा, 100 प्लस 32 यानी 132 रुपया। अब अंकित मूल्य जो मार्क प्राइस है हमारा वो क्या होगा, SP गुन्ने 100, मतलब सेलिंग प्राइस जो मतलब मैं बेचा हूँ, विक्रय मूल्य गुन्ने 100 माइनस डिस्काउंट जो छूट है हमारा। चलिए अब सबका वैल्यू रखते हैं, इसका 132 दिया है गुन्ने 100, डिस्काउंट कितना है 12% का, तो 12 घटा दीजिएगा तो 88, काट के देखते हैं हम लोग कितने टाइम्स में कटेगा, इसको काटिए तो आंसर आपके पास आ जाएगी 150 रुपया। 150 रुपया मार्क प्राइस आ गया हमारा, है ना। तो हमारे पास जो अभिष्ट प्रतिशत होगी वो कितनी होगी, 150 माइनस क्या करेंगे, 100 ही करेंगे ना। तो 150 में से यदि -100 करिएगा तो कितना आएगा आपके पास, 50%। तो आंसर क्या बनेगा, 50%। कितना प्रतिशत अधिक अंकित करना चाहिए, 50, आंसर बी बनेगा। अगला प्रश्न देखिए, एक वस्तु पर 10% की छूट देने के बाद 15% का लाभ होता है, यदि वस्तु का अंकित मूल्य 2300 रुपया तो उसका क्रय मूल्य हमें बताना है। तो आइए निकालते हैं हम लोग, मान लेते हैं क्रय मूल्य, यहाँ पे निकालते हैं क्रय मूल्य को सीधे, CP इक्वल क्या लिखेंगे कि मार्क प्राइस गुन्ने 100 माइनस जो डिस्काउंट है वो बट्टा 100 प्लस जो हमारा प्रॉफिट है वो। चलिए मार्क प्राइस कितना दिया हुआ, 2300 रुपया, और गुन्ने 100 में से डिस्काउंट कितना है 10 यानी 90 आ जाएगा, बट्टा प्रॉफिट कितना है 15% यानी 115 आ जाएगा। चलिए इसे काट के देखते हैं हम लोग, काटिएगा तो आंसर आपके पास कितनी आ जाएगी, 1800 रुपया आएगी काटने पे। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या निकला, 1800, ऑप्शन नंबर ए निकल गया यहाँ पे उसका क्रय मूल्य। अगला प्रश्न देखें कि 4/5 2√-3√2 को परिमेय हल हर कर व्यंजक के रूप में हमें लिखना है, तो इसका परिमेयकरण करना है दोस्तों। तो आइए इसको, जैसे यहाँ पे माइनस है ना, तो अब जो मल्टीप्लाई करना है हमें प्लस से करना है। तो यहाँ पे बहुत ही आसान है, ये मल्टीपल करके आप बता सकते हैं कि क्या आने वाली है। आइए हम मल्टीपल करके दिखा देते हैं आपको। देखिए 4/5√2 माइनस 3√2 मल्टीपल करना है हमें किससे, प्लस से करना है ना। तो ये लिखिए 5√2 और यहाँ पे प्लस हो जाएगी, है ना, 3 और √2, यहाँ पे सेम वही लिखना है, 5√2 प्लस 3√2 लिखनी है। ठीक है ना, चलिए अभी से मल्टीपल करके देखिए क्या आ जाएगी आपके पास। तो आपके पास आ जाएगी 4 और 5√2 प्लस 3√2 आएगी ना। अब ये नीचे कीजिएगा तो देखिए एक a माइनस बी है और एक a+b है, यानी कौन सा फॉर्मूला मैच कर रहा है हमारा, तो a² माइनस b² वाला। तो रखते हैं हम लोग सीधे 5√2 की होल स्क्वायर माइनस 3√2 की होल स्क्वायर करते हैं। ठीक है, तो इसे कीजिएगा तब 25 दूना 50 हो जाएगा और इसका 9 दूना 18 हो जाएगा। ठीक है ना, तो आइए आगे कैलकुलेशन करते हैं। आगे करिएगा तो 4 × 5√2 प्लस 3√2 बाई, इधर अभी बताएं आपको 50 माइनस 18 कैसे आया है। ठीक, चलिए अब इसको घटाइए तो 4 × 5√2 प्लस
3√2 बाई इसमें से घटाते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 32, 50 में से 18। तो जब 32 बच गया तो यहाँ पे क्या आ गया, 32 को हम लोग 4 से काट सकते हैं 8 टाइम्स में, तो हमारे पास बच गया 5√2 प्लस 3√2 बाई नीचे 8 बच गया क्योंकि 4 तो कट गया हमारा। तो आंसर हमारे पास इतनी आनी चाहिए। तो आइए देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए बन रहा है हमारा। अगला प्रश्न देखें, दिया क्या है, साइन पाई बाई 10 प्लस साइन 13 पाई बाई 10 का हमें मान निकालना है। तो देखिए यहाँ पे पाई का वैल्यू आपको पता होता है ना, कितना होता है, 180 होता है। चलिए यहाँ पे रख के देखते हैं। तो साइन 180 यहाँ पे रखिएगा, 180/10 यदि करते हैं तो इसे काटिएगा तो कितना 18 डिग्री निकला। यहाँ पे 13 इंटू 180 करिए, अब बाई 10 है, अब इसे काटिए तो इसका आंसर कितनी आ जाएगी, इसका आंसर जो आपके पास आएगी ये टोटल आएगी आपके पास 54 डिग्री आ जाएगी। कैसे 54 आई, तो देखिए यहाँ पे कैसे 180 तो टोटल होता ही होता है, ठीक है। अब जो है हमारे पास 13 है यानी प्लस 54। तो आइए इसको हम लोग बना के देखते हैं कि आंसर कितनी वाली आने वाली है। साइन पाई/10 प्लस साइन 13 पाई/10। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, साइन की वैल्यू ये 18 हो गई प्लस ये साइन की वैल्यू 180 प्लस 54 हो जाएगी, इक्वल साइन 18 डिग्री माइनस ये हो जाएगी साइन 54 डिग्री। तो इक्वल में हो जाएगी हमारे पास 2 cos 36 डिग्री इंटू साइन 18 डिग्री। तो इसका वैल्यू रख लेते हैं सीधे, इसका हो जाएगा -2 इंटू √5/4 प्लस 1 इंटू √5 माइनस 1/4 इक्वल करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास -5 माइनस 1/8। तो कितनी आ जाएगी इसके पास 1/2। आंसर कितनी आ जाएगी 1/2 आ जाएगी, क्योंकि इसमें से घट जाएगी तो 4/8 रहेगा तो इसको 1/2 लिखेंगे। तो आंसर हमारे पास माइनस में 1/2 आई है ना, तो आंसर बी बनेगी। अगला प्रश्न देखें कि चित्र दिया हुआ है तो हमें y का वैल्यू बताना है, y का मान क्या होगा इसमें। तो एक चक्रीय चतुर्भुज है, यहाँ पे देख रहे हैं ना, एक चक्रीय चतुर्भुज बना हुआ है। तो चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, y प्लस ये c जो होता है 180 होता है, ये दोनों का सामने सामने जो होता है। तो 180 में से सीधे 124 घटा लीजिए, जो आएगा वो आंसर बनेगा। तो घटाइए कितना आ जाए 56 डिग्री। आंसर आपके पास ऑप्शन ए 56 डिग्री y हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें कि उस सरल रेखा का समीकरण क्या होगा जिसके अक्षों के बीच का अंतःखंड बिंदु जो है 4 और -3 से समद्विभाजित होता है। तो आइए इसको देखते हैं कैसे बनेगा। जैसे यहाँ पे हमने क्या दिखा है, बिंदु कौन है 4 और -3। तो आइए इसको हम लोग बना के देखते हैं। बी का निर्देशांक जो है हमारे पास यहाँ पे, जैसे हमने एक ड्रॉ करा लाइन, ये हमारा x डैश, ये हमारा x, ये हमारा y और ये हमारा y डैश है, ठीक है। स्पष्ट करना है कि एंगल जो हमारे पास b निर्देशांक है वो कितना होगा और a निर्देशांक कितना होगा। तो जो हमारा m पॉइंट दिया हुआ वो कितना दिया है, वह बिंदु दिया है 4 और -3। तो 4 किधर होगा, 4 तो इधर होगा और -3 मतलब इधर यहाँ पे, यानी कोई ना कोई पॉइंट यहाँ पे मीट करेगा वो, ठीक है। तो ये जो हमारा पॉइंट बना वो m बना। उसके बाद जो सरल रेखा ए बी का जो समीकरण हम लेते हैं ए बी का, तो यहाँ से हमारे पास जो हमने ऐसे सपोज करिए ड्रॉ करा और एक ऐसे ड्रॉ करा, तो ये तो ऐसे मेरा फील कर रहा है। तो जो यहाँ पे मीट करेगा वो 0 तो लेके आएगा, जो भी यहाँ पे डिजिट करेगा वो 0 और -6 करेगा, और यहाँ पे जो कट करेगा वो 8 और 0 करेगा, क्योंकि y की वैल्यू यहाँ पे 0 होगी। तो हमारे पास जो बन रहा है फॉर्मेशन वो क्या होगा कि x/8 प्लस y/-6 इक्वल 1। तो यानी क्या हो जाएगी 3x - 4y इक्वल 24। तो आंसर हमारा क्या निकला, ऑप्शन नंबर ए निकला, 3x - 4y इक्वल 24। अगला प्रश्न देखें, यदि बिंदु -3 को पहले x अक्ष पर परिवर्तित किया जाता है और फिर जो बिंदु प्राप्त हो उसको y अक्ष पर परिवर्तित किया जाता है, तो उस प्राप्त
उस प्रकार प्राप्त बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे यह हमें बताना है। तो -3 को जो है एक्स अक्ष पे जब परिवर्तित करा जाता है तो प्राप्त बिंदु क्या होगा, -3 और 3 होगा। तो फिर यदि हम लोग -3 और 3 को y पर परिवर्तित करते हैं तो क्या मिलेगा, हमें 3 और 3 मिलेगा। तो आंसर हमारे पास क्या निकला, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखें क्या है, यदि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 तो कॉस की पावर 12 थीटा प्लस 3 कॉस की पावर 10 थीटा प्लस 3 कॉस की पावर 8 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा -1 का मान क्या होगा हमें बताना है। तो आइए इसको बना के देखते हैं कितना आ रहा है। देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ हमारे पास कि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 दिया हुआ है ना, तो साइन थीटा इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल क्या लिखते हैं हम लोग, कॉस स्क्वायर थीटा लिखते हैं। तो हमारे पास व्यंजक जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है कि कॉस के पावर 12 थीटा प्लस 3 कॉस के पावर 10 थीटा प्लस 3 कॉस के पावर 8 थीटा प्लस कॉस के पावर 6 थीटा -1 दिया हुआ है, यही ना दिया हुआ हमारे पास। तो अब इससे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास कॉमन कर लेते हैं एक्स के कॉस की पावर 6 थीटा। तो बच क्या जाएगा हमारे पास, बचेगा कॉस के पावर 6 थीटा प्लस 3 कॉस के पावर 4 थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 बच जाएगा, -1 रहेगा। तब आगे प्रोसेस करेंगे हम लोग, तो आएगा कॉस की पावर 6 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 की पावर क्यूब -1, ये हो जाएगा हमारा साइन के पावर क्यूब 1 प्लस साइन के पावर क्यूब -1 इक्वल में क्या आ जाएगा हमारे पास कि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा -1, यानी इसका वैल्यू 1 का क्यूब -1। तो 1 में से 1 घटाइएगा तो 0, आंसर हमारे पास क्या बन गई, ऑप्शन नंबर ए बन गया। अगला प्रश्न देखिए कि यदि त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक दिया हुआ 0 0 ए कॉस अल्फा, ए साइन अल्फा तथा ए कॉस बीटा, ए साइन बीटा हो तो इसका क्षेत्रफल हमें क्या होगा यह हमें बतानी होगी। तो देखिए इसे आप सॉल्व कीजिए, इसका आंसर जो आप बता देते हैं आपको क्या आएगी, इसका आंसर आएगी ऑप्शन नंबर सी, a²/2 साइन इंटू बीटा माइनस अल्फा आने वाली है इसकी आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, त्रिभुज ABC में BD और EC क्रमशः जो है AC और AB पर लंब है। यदि BD इक्वल CE तो त्रिभुज ABC है, त्रिभुज ABC क्या होगा। देखिए यहाँ पे हमने एक त्रिभुज ड्रॉ करा, ठीक है। अब जो है हमारे पास यहाँ पे दोनों का A B और C दिया हुआ है, यहाँ पे E और ये D दिया हुआ है। देखिए ABC में BD, ABC में जो है BD हमारा और क्रमशः EC, AC और AB पे क्या है, लंब है। लंब मतलब यहाँ पे 90 डिग्री का फॉर्मेशन। और BD इक्वल जो है ये दिया हुआ है। तो हमें ये त्रिभुज बताना है कि कैसा होगा। समकोण त्रिभुज जो होता है BCD, BC और D, ये हमारा समकोण त्रिभुज एक बनेगा, ठीक है। यहाँ पे भी एक मेरा समकोण बनेगा। तो एंगल D जो होगा वो एंगल E के इक्वल में होगा। क्यों, क्योंकि दोनों क्या है हमारा ये लंब है, तो इसलिए 90-90 होगा। अब कर्ण जो हमारा BC बन गया, यहाँ पे कर्ण जो कॉमन हमारा BC आ रहा है दोनों में कॉमन, तो BD क्या होगा, BD जो होगा हमारा और EC तो दिया हुआ है, तो दोनों ये ट्रायंगल जो होंगे हमारा कन्ग्रुएंट हो गए। जब दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट हो गए तो एंगल B जो होगा एंगल C के इक्वल होगा। जब एक ही त्रिभुज में दो एंगल इक्वल आ गए, यानी वो कौन सा त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज। तो आंसर हमारा बनेगा राइट आंसर बी, इसोसेलेस ट्रायंगल। अगला क्या दिया है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है और AD का मध्य बिंदु E, EC और BD एक दूसरे को O पर मिलते हैं। यदि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 24 इकाई हो तो EOD का क्षेत्रफल क्या होगा हमें बताना है। तो आइए EOD का क्षेत्रफल हम लोग निकाल के देखते हैं कि क्या आ रहा है हमारा।
तो यहाँ पे हम पहले तो एक फिगर बना लेते हैं। हमारे पास जो दिया है ऐसे दिया हुआ फिगर, ठीक है। ये ओ पे काटती है, इसका नाम है डी, इसका नाम बी, सी और इसका नाम ए है, इसका नाम ई है। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल दिया हुआ कितना, एरिया जो है हमारे पास दिया हुआ है 24 यूनिट दिया हुआ है। अब जो हम देखेंगे क्या कि DBC जो हमारा डी, बी और सी, ये वाली जो त्रिभुज है, ये त्रिभुज कितनी इकाई इसकी एरिया हो जाएगी, 12 इकाई हो जाएगी, है ना। और ये जो बना हमारा DEC ये त्रिभुज जो छोटा वाला बना, इसकी कितनी हो जाएगी, 6 इकाई हो जाएगी, क्योंकि उसकी आधी है तो 6 इकाई। अब हमारे पास DEO मतलब ये छोटी वाली त्रिभुज, ये जो है हमारे पास छोटी वाली त्रिभुज, और OBC इसके जस्ट सामने वाली, ये छोटी जस्ट इससे थोड़ी सी बड़ी वाली को देखें, ठीक है ना। तो ये दोनों क्या है, एक सजाती है, मतलब देखिएगा तो ये इक्वल आ रहा है, ये फिर इससे, तो ये एक तरह से क्या है, इक्वलिटी के रूप में दिखा रहा है। तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ट्रायंगल DEO बाई ट्रायंगल OBC की जो एरिया है, यहाँ पे AR लिख देते एरिया के लिए, ये C है, इक्वल में क्या हो जाएगा कि DE का होल स्क्वायर बाई BC का होल स्क्वायर होगा। तो DE का वैल्यू 1 दिया है, BC का वैल्यू 4 दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे हम मान लेते हैं DEO का क्षेत्रफल x, DEO का एरिया जो हम x मान लेते हैं, ठीक है। और OBC का क्षेत्रफल भी x ले लेते हैं। तो OBC का क्षेत्रफल जो होगा हमारे पास 4x, क्यों, क्योंकि अभी आपने देखा है BC का वैल्यू 4 आया है। अब ट्रायंगल DOC में आते हैं, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा दो क्षेत्रफल के बराबर होगा, किसके किसके, तो एक होगा DBC और प्लस ट्रायंगल BOC के इक्वल में होगा। तो दोनों का तो दिया हुआ है, इसे माइनस करेंगे तब तो 12 और इसका दिया है 4x इक्वल 6 माइनस x, तो रखिए इसका 3x इक्वल आ जाएगा 6/3। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 2 आ गई। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या बन गया, ऑप्शन नंबर C बन गया। क्या बोल रहा है अगला कि निम्नलिखित समीकरण के सर्वनिष्ठ हलों का संख्या हमें बताना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है क्या, 2x माइनस 3 इक्वल 1 और 6x माइनस 9y इक्वल 4। तो आंसर देखिए यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे हम क्या रखते हैं कि A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2। ये कब होता है, जब हमारा समीकरण का अनंत हल होता है। तो आगे देखते हैं ऐसा क्या फॉर्मेशन हो रहा है। तो A1 क्या है, मेरा 2 है, 2/A2 कितना है, 6 है, इक्वल -3/-9 इक्वल C1 1 और 4। तो ये देखिए इसको काटिए, कितनी आ जाएगी 1/3, इसे काटिएगा तो 1/3, ये तो 1/4। तो यानी ये इक्वल और ये डजंट इक्वल, यानी आंसर क्या बनेगा, इस समीकरण का कोई भी हल नहीं होगा। तो आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर A बनेगा। अगला प्रश्न देखिए कि राम ने अपनी घड़ी 75 रुपये में बेची और क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ कमाया। तो घड़ी का हमें क्रय मूल्य क्या होगा बताना है। तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, आइए निकाल के देख लेते हैं क्या बनेगा इसका। देखिए हम मान लेते हैं क्रय मूल्य जो है हमारे पास 100 रुपया है, तो लाभ कितना हो जाएगा, x%। तो हमारे पास SP मतलब जो बेचे हैं वो कितना हो जाएगा, x प्लस x का x% हो जाएगा। आइए निकालते हैं, यानी 75 इक्वल 1 प्लस x/100। तो यहाँ पे क्या बनेगा हमारे पास, इसको कैलकुलेशन करिएगा तो ये बन जाएगा 75 इक्वल x प्लस 100 प्लस x इंटू है x/100 होगी इतना। आगे कैलकुलेशन करिएगा तो ये आ जाएगी 750 इक्वल 100x प्लस x²। अब यहाँ से गुणनखंड निकाल सकते हैं आराम से, तो निकालिए x² प्लस 100x माइनस 7500 इक्वल 0। इसका गुणनखंड निकालिएगा तो x² प्लस 150 माइनस 50x, 150x माइनस 50x माइनस 7500 इक्वल 0।
ठीक है, इसमें और इसमें कॉमन निकालिए तो एक्स प्लस 150 आ जाएगा। इसमें कॉमन निकालते हैं 50, तो इसमें भी बच जाएगा एक्स प्लस 150 इक्वल 0। तो क्या क्या आया हमारे पास, एक आया एक्स माइनस 50 और दूसरा जो है एक्स प्लस 150, यानी आंसर तो इस वाली की होगी। तो एक्स इक्वल क्या 50 होगी, क्योंकि ये तो माइनस में आ जाएगी, तो इसका भी रख लीजिए -150। तो हमारे पास इसमें कभी भी हम क्या क्रय मूल माइनस वाला लेंगे नहीं, हाँ धनात्मक वाला लेंगे, तो आंसर क्या बना हमारा 50। तो देखिए, तो आंसर हमारा क्रय मूल कितना आ गया 50 रुपया, राइट आंसर बना ऑप्शन बी। अगला देखिए, a प्लस बी 90 डिग्री, साइन ए इक्वल अल्फा, साइन बी इक्वल स्मॉल बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का हमें वैल्यू बताना है कि क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे a प्लस बी का वैल्यू 90 दिया हुआ है ना, तो a इक्वल क्या लिख सकते हैं हम लोग, 90 माइनस बी लिख सकते हैं। साइन ए इक्वल क्या लिखेंगे, साइन 90 माइनस बी लिखेंगे, ठीक है। इक्वल क्या हो जाए, कॉस बी इक्वल ए, यानी कि हमारे पास क्या आ गया, साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आंसर क्या बनेगा इसका, 1 इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आंसर हमारा ऑप्शन ए आ गया, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का वैल्यू 1 होता है। अगला प्रश्न देखिए, समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 12 इक्वल 0, तो मूल में से एक का अंतर हो तो के का हमें वैल्यू बताना है कि क्या होगा। तो हम मान लेते हैं समीकरण का जो एक मूल अल्फा तथा दूसरा जो है अल्फा प्लस 1 ले लेते हैं, तब बना के देखते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रश्न, अल्फा प्लस 1 क्या हो जाएगा, माइनस के, तो 2 अल्फा इक्वल माइनस के माइनस 1, अल्फा इक्वल माइनस के माइनस 1 बाई 2 हो जाएगा। ये हमारा इक्वेशन 1 बन गया, ठीक है। तब हम क्या करते हैं, ये तो हमारा प्लस वाला हो गया, मतलब अल्फा प्लस बीटा, और एक अल्फा इंटू बीटा करते हैं हम लोग माइनस वाला। तो एक अल्फा माने थे और एक माने थे अल्फा प्लस 1 लिए थे, दोनों को मल्टीपल करने पे 12 आ रहा है। तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस अल्फा इक्वल 12, इसमें से हम क्या करेंगे, तो ये हमारा इक्वेशन 2 नंबर बन गया। अब समीकरण 1 में अल्फा का वैल्यू रख दीजिए, तो आइए रखते हैं हम लोग, माइनस के माइनस 1 बाई 2 की होल स्क्वायर प्लस माइनस के माइनस 1 बाई 2 इक्वल 12 दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा, इसको कैलकुलेशन करिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा के स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 के माइनस 2 के और माइनस 2 बाई 2 हो जाएगा, इक्वल में 12 रह जाएगा। इस सभी को ले लिया हमने एलसीएम सीधे। तो अब हमारे पास क्या क्या बच गया, देखिए ये 2 के और ये 2 के क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक प्लस में था एक माइनस में था। तो हमारे पास बच क्या गया, 2 में से 1 घटाइए तो -1, यानी के स्क्वायर -1 बाई 4 इक्वल 12। इसको करिए मल्टीप्लाई, के स्क्वायर -1 इक्वल 12 4 जा 48, तो के स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा, ये जाके उधर जुड़ जाएगा यानी 49, इसका स्क्वायर रूट यानी 7, एक्स का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 7। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बन गया हमारा। अगला दिया गया समीकरणों में, अगला दिए गए समीकरणों के युग में दिया हुआ है 2x प्लस 3y इक्वल 7 और 2ax प्लस a प्लस बी इंटू वाई इक्वल 8 के अनंत हल हो, तब क्या होगा। जब अनंत हल हो, आपको अभी जस्ट बताए हैं पहले, a1 बाई a2 इक्वल b1 बाई b2 इक्वल c1 बाई c2 होते हैं। ये अनंत हल का फॉर्मूला है। तो आइए इस पे रख के देख लेते हैं क्या अनंत हल आ रहा है कि नहीं। तो देखिए a1 क्या दिया है 2 बाई, इसका क्या दिया हुआ है 2a इक्वल b1 का वैल्यू क्या दिया है 3, b2 का वैल्यू क्या दिया है a प्लस बी, यहाँ पे देख रहे हैं, और इक्वल c1 का वैल्यू क्या दिया है 7 और c2 का वैल्यू 8। चलिए अब इसे काट के देखिए, देखिए ना ये इसके इक्वल आ रहा है ना ही ये इसके इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग a और b का भी वैल्यू तो निकाल सकते हैं, ये इसके इक्वल हो सकता है, ये इसके इक्वल, तो कोई भी हम रखते हैं, कोई भी लेके बनाते हैं हम लोग। तो चलिए हम लोग यही लेके बनाते हैं, इसको और इस वाले को लेकर, ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं या तो इसको इससे। तो करिएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा इक्वल 6a हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा 2b इक्वल
2b=4a हो जाएगा ना, क्योंकि उधर जाके मल्टीपल होगा तो घट जाएगा वो। तो b इक्वल कितना आ जाएगा हमारे पास 2a आ जाएगा। b इक्वल कितना आ जाएगा 2a आ गया। b इक्वल क्या आ गया हमारे पास ऑप्शन नंबर 2a। तो राइट आंसर क्या बना हमारे पास b बन गया। अगला जो सेक्शन आता है विज्ञान का, देखिए इसमें प्रश्न क्या बना है कि आसमान नीला दिखता है, कारण क्या है। इसका कारण है प्रकाश का परिकिरणन। आंसर बनेगा सी, प्रकाश का परिकिरणन के कारण चंद्र ग्रहण होता है। जब जब क्या होता है, जब पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में आ जाती है तब होता है। अगला देखिए 2 किलोग्राम तांबा का 330 केल्विन से 353 केल्विन तक तापक्रम बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा क्या होता है। तो ऊष्मा विशिष्ट आधारित लेना है आपको, 385 जूल पर केजी पर केल्विन लेना है। तो आंसर इसका क्या बनेगा, आंसर बन जाएगा इसका 38,500 जूल बनेगा। सबको क्या करना है, मल्टीपल करना है। अगला प्रश्न देखिए, टेप रिकॉर्डर में टेप पर शब्द को रिकॉर्ड किया जाता है प्रतिवर्ती चुंबक क्षेत्र के रूप में। आंसर ये बनेगा रीड बिना नली का बाद है। रीड जो है बिना नली का बाद है। आंसर बनेगा बांसुरी। अगला देखिए, बेकेलाइट डैश से उपलब्ध किया जाता है, किससे उपलब्ध है, तो फिनॉल और फॉर्मिल्डिहाइड से। आंसर बनेगा बी। हाइड्रोजन की द्रव्यमान संख्या कितनी है, हाइड्रोजन की द्रव्यमान संख्या जो है 1 है। अगला प्रश्न देखिए, सोडा वाटर की प्रस्तुति में कौन सा गैस का प्रयोग होता है, कौन गैस का प्रयोग होता है। आंसर बनेगा सी, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न देखें कि निम्नलिखित यौगिक में से कौन जो है आयोडोफॉर्म अभिक्रिया देता है। आयोडोफॉर्म अभिक्रिया कौन देता है, आंसर बनेगा ए, एसीटोन। अगला प्रश्न देखें कि ऑक्जेलिक एसिड जो है H2C2O4 में C का ऑक्सीकरण होता है। आंसर बनेगा यहाँ पे सी हो जाएगा 3। अगला प्रश्न देखिए, तांबा का शत्रु कौन सा तत्व है, कौन सा तत्व है, गंधक। आंसर बनेगा ए, गंधक। कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़कर पीडिन में होता है, पीडिन में क्या होता है, तो पीडिन में क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन बी। अगला देखिए, स्टेनलेस इस्पात डैश का मिश्र धातु है, यह किसका मिश्र धातु है, यह जो है इस्पात क्रोमियम और निकेल का है। आंसर बनेगा ए यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिए, ब्रोमीन जल को रंगहीन करने वाला यौगिक कौन है, कौन है, तो आंसर बनेगा सी, एसिटिलीन। आंसर क्या बनेगा यहाँ पे, एसिटिलीन। आंसर सी बनेगा। स्वादहीन उदासीन गैस है यह। अगला प्रश्न देखिए कि कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड कैसा है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है यह उदासीन है। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, उदासीन है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन संक्रमण तत्व है, संक्रमण तत्व इसमें कौन है, तांबा है। आंसर बनेगा सी। अगला प्रश्न देखें कि समवाय दिया है नाइट्रोजन का यहाँ पे, तो ये क्या होगा, यहाँ पे 7 और इसका 14 दिया हुआ है। तो आंसर यहाँ पे बनेगा इसमें सभी है। आंसर डी बनेगा यहाँ पे। 7 इसका प्रोटॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है और 7 न्यूट्रॉन है। अगला प्रश्न देखें, परमाणुविक संख्या 17 द्रव्यमान 35 एक क्लोरीन के परमाणु के नाभिक में होते हैं, कितने प्रोटॉन कितने न्यूट्रॉन। तो आंसर क्या बनेगी इसकी, आंसर बनेगी 18 न्यूट्रॉन। अगला प्रश्न देखिए, जल विशेषण पर स्टार्च होता है, जल विशेषण पर स्टार्च क्या होता है, ग्लूकोज होता है। आंसर बनेगा डी। किण्वन प्रक्रिया में निम्न में कौन सहायक करता है, कौन सहायक होता है, तो आंसर बनेगा बी, अभिक्रिया को कुछ दिन के लिए छोड़ देना। आंसर बनेगा बी। अगला प्रश्न देखिए, सामाजिक अध्ययन आता है हमारा। प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, कौन थे पहले शिक्षा मंत्री, अब्दुल कलाम आजाद जी थे। आंसर बनेगा सी, 1947 से लेकर 1958 ईस्वी तक रहे थे। अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में कौन असहयोग आंदोलन से जुड़े हुए थे। देखिए ऑप्शन यहाँ पे कौन जुड़े हुए थे, तो आंसर आपका बनेगा लाला लाजपत राय। आंसर बनेगा यहाँ पे सी, 1917। चंपारण सत्याग्रह होता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसमें इन्वॉल्व रहते हैं और गांधी जी इनका नेतृत्व रहता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला है कि होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी, कौन किए थे, एनी बेसेंट की थी। 1916 में मद्रास होम रूल लीग की स्थापना होती है। अगला प्रश्न देखिए, बक्सर का युद्ध कब हुआ था,
बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। किसके किसके बीच में? तो अंग्रेज और मीर कासिम के बीच में, जिसमें अंग्रेज ने मीर कासिम को बुरी तरह से हरा दिया। अगला देखिए, मगध एवं इसकी राजधानी पाटलिपुत्र जो सारे संसार में प्रसिद्ध हुए, को किसने बनवाया? कौन बनवाए थे? आंसर बनेगा डी, मौर्य सम्राट। और पाटलिपुत्र को कौन बनवाया था? उदयन बनवाए थे, है ना। तो आंसर यहाँ पे डी होगा। अगला देखिए, पटना शहर का पूर्व नाम क्या था? इसका पहला नाम क्या था? तो आंसर बनेगा डी, पाटलिपुत्र था। इसी की स्थापना उदयन करवाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी किस राज्य की बनी थी? तो ये यूपी की बनी थी सबसे पहले। 1963 से 1967 तक रही थी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री। अगला प्रश्न देखें कि पंजाब केसरी के नाम से कौन विख्यात है? कौन विख्यात है? लाला लाजपत राय जी हैं पंजाब केसरी के नाम से। अगला देखिए, 1857 का प्रथम स्वतंत्र युद्ध में जिस रानी ने सक्रिय भूमिका निभाई दिवंगत हो गई, वह कौन थी? वह कौन थी? तो वह थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। आंसर बनेगा सी। जैन धर्म के प्रवर्तक कौन थे? जैन धर्म के प्रवर्तक थे महावीर, और वास्तविक संस्थापक भी इन्हें कहा जाता है। 24वें अंतिम तीर्थंकर माना जाता है। और 23वें कौन थे? पार्श्वनाथ जी थे। अगला प्रश्न देखिए कि हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे? हिंदू महासभा के संस्थापक थे मदन मोहन मालवीय जी थे। 1915 में होता है। अगला देखिए, निम्न बौद्धिक स्थलों में से किसमें जो है संरचनात्मक स्थापत्य है? किसमें है? तो अजंता में। आंसर क्या बनेगा? ये बौद्धिक स्थल है अजंता की गुफाएं। भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्म प्रचार कहाँ पर दिए थे? पहले सबसे पहले कहाँ दिए थे? सारनाथ में। सबसे ज्यादा जो है श्रावस्ती में दिए थे, है ना। उनको ज्ञान की प्राप्ति गया में हुआ था। अगला देखिए, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होता है? कब होता है स्थापना? 1664 ईस्वी में आता है। आंसर बनेगा सी। अगला प्रश्न देखिए कि किसने घोषणा की थी कि स्वराज्य मेरा जन्म सिद्धाधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा? कौन बोले थे? बाल गंगाधर राव तिलक बोले थे। आंसर बनेगा बी, 1916 में बोले थे। अगला है कि अजंता की चित्रकारियां डैश की कहानियां का वर्णन करती है? किसका वर्णन करता है? तो आंसर बनेगा सी, जातक कथाओं का वर्णन करता है, जिसमें भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की संबंधित कथाएं इसमें दिया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता का पूत शहर कौन था? पूत शहर था इसका लोथल। आंसर बनेगा बी, लोथल, जो प्राचीन सिंधु सभ्यता के शहरों में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर था। इसे सिंधु घाटी सभ्यता का पूत शहर भी कहा जाता था। यह शहर भारत राज्य के गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले में स्थित है, लोथल। अगला प्रश्न देखें कि कवि कालिदास डैश के दरबारी कवि थे? किनके थे? हर्ष के थे। आंसर बनेगा सी यहाँ पे, चंद्रगुप्त द्वितीय के। आंसर यहाँ पे सी होगा, हमने डी पे करेक्ट करा, सी होगा। चंद्रगुप्त द्वितीय के ये राजदरबारी कवि थे। कौन? कवि कालिदास जी। अगला प्रश्न देखिए, नवरत्नों में से एक थे ये। अगला प्रश्न है कि विविध खेती डैश है? विविध खेती जो है ये खेती का प्रकार है। आंसर ए बनेगा। अगला प्रश्न देखें कि भारत में पहला जल विद्युत षड्यंत्र कहाँ पे लगाया गया था? सबसे पहले कहाँ पे लगा था? दार्जिलिंग। ये कहाँ पे पड़ता है? दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में पड़ता है। कब लगा था? 1897 ईस्वी में, 1897 में। अगला जो सेक्शन आता है तार्किक एवं विश्लेषणात्मक रीजनिंग। देखिए इसमें कथन दिया हुआ है क्या कि प्रत्येक राष्ट्र में मंजूरी का निर्धारण न्यूनतम मजदूरी कानून से किया जाता है। दूसरा क्या है कथन कि मजदूरी की दर में वृद्धि अर्थव्यवस्था में वृद्धि का संकेत है। तो निष्कर्ष हमारा क्या है? निष्कर्ष पहला है कि औसत वेतन की दर किसी देश की समृद्धि का प्रतीक है। दूसरा हमारा निष्कर्ष है कि मजदूरी में विसंगत के लिए न्यूनतम वेतन कानून जिम्मेदार नहीं है। आंसर बनेगा यहाँ पे डी, केवल एक लागू है ना। औसतन वेतन दर किसी देश की समृद्धि का प्रतीक है। अगला प्रश्न हमारा दिया है कि निम्न प्रश्नों में से दिए गए विकल्प में से हमें लुप्त संख्या बताना है। यहाँ पे लुप्त क्या है? देखिए ये 1 का होल स्क्वायर, ये 3 का, तो यहाँ पे क्या है? 5। मतलब ऑड सभी देखा, 1, 3 और 5। तो यहाँ पे देखिए 2, 4 तो 6 आया ना। तो यहाँ पे देखिए 3, 5, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? 7 आना चाहिए। 3, 5, 7, तो 7 का होल स्क्वायर 49। आंसर बी बनेगा। अगला प्रश्न देखें कि एक महिला की ओर संकेत करते हुए अंजू कहती है। एक यहाँ पे महिला दे दीजिए और यहाँ पे अंजू। इस महिला को देख कर अंजू कहती है, यह भी महिला ही है, वह मेरे भाई, यानी इसके जो भाई हैं, मेरे भाई की माँ की बहन, मेरे भाई यानी इसकी भी मॉम की बहन
की बहन है, तो यानी क्या होगी, मौसी होगी। तो आंसर क्या बनेगा, वह महिला जो है अंजू से कैसे संबंधित है, कैसे संबंधित है, मौसी। तो आंसर बनेगा यहाँ पे राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न देखें कि वह आरेख चुनना है जो वर्गों के बीच संबंध को हमें सही निरूपित करता है, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल और राज्य। तो आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, प्रधानमंत्री तो सबसे अलग होते हैं, लेकिन राज्य के अंदर क्या होता है, मुख्यमंत्री और राज्यपाल होते हैं। तो आंसर हमारे पास ऑप्शन ए बनने वाला है। अगला प्रश्न देखें कि इसमें कितने त्रिभुज है, इसे काउंट करिए, आप खुद काउंट करिएगा। आंसर ऐसे बता देते हैं, आपको पास टोटल त्रिभुजों की संख्या 8 आएगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमें खाली स्थान पे बताना है क्या आएगा। देखिए 34 से क्या 39 कितना बढ़ा, 5। यहाँ से 50 प्लस कितना हुआ, 11। यहाँ से 67 आया प्लस कितना हुआ, 17। यहाँ से प्लस 90 आया, ये कितना प्लस 23। तो यहाँ से कितना होना चाहिए, 31 ही होना चाहिए ना। 31 करिएगा तो कितना आ जाएगा आपके पास, 121। आंसर हमारे पास सी। अगला प्रश्न देखिए, एक निश्चित कूट में लिखा हुआ पेंट को ये लिखा गया है ना, बास को ये लिखा गया है, तो आपको मूवी को बताना है कि कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पे सब में क्या किया है दोस्तों, यहाँ से एक प्लस किया है, ये 16 पे आता है, ये 17 पे ए, और ये घटाया है, एक बढ़ाया एक घटाया, एक बढ़ाया एक घटाया, ऐसे करना था। एक बढ़ाना हमें एम के बाद एन होता है, ओ से एक घटाना है, 15 पे होता है, 14 पे क्या आएगा, एन ही आएगा। फिर बढ़ाना 22, 22 के बाद 23 यानी डब्लू आता है, आई से घटाना है, 9 पे आता है 8 यानी एच आएगा। देखिए एन एन डब्ल्यू एच, एन एन डब्ल्यू एच कौन आ रहा है, बस एक यही ऑप्शन ही आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी बनेगा हमारा। अगला प्रश्न देखें कि दिए गए कथन और निष्कर्ष को ध्यानपूर्वक हमें पढ़ना है। तो आइए हम लोग कथन और निष्कर्ष पढ़ते हैं। क्या है, कुछ लाइट वायर है, कुछ लाइट जो है क्या है, वायर है। सभी जो है एम्प्लायंस लाइट है और सभी बल्ब एम्प्लायंस है। तो देखिए निष्कर्ष क्या निकल रहा है हमारा कि कुछ एम्प्लायंस लाइट है या कुछ वायर बल्ब है या सभी बल्ब लाइट है। तो यहाँ पे आइए हम लोग इसको बना के देखते हैं। क्या बोल रहा है हमारा कि ये जो बल्ब है हमारे पास, बल्ब, सभी बल्ब जो है क्या है, अप्लायंस है। ठीक है, सभी अप्लायंस जो क्या है, लाइट है। ठीक, और कुछ लाइट जो है हमारे पास वायर है, यही था ना। तो देखिए कुछ लाइट क्या अप्लायंस है, कुछ लाइट जो है, कुछ लाइट यहाँ पे है जो हमारा लाइट है क्या अप्लायंस है, बिल्कुल सही बोल रहा है, बिल्कुल सही। कुछ वायर जो है क्या है, बल्ब है, कुछ वायर बल्ब है, कुछ वायर बल्ब है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि तो बहुत डिस्टेंस है, ये कैंसिल। सभी बल्ब लाइट है, सभी बल्ब जो है ये लाइट हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। तो आंसर ये भी सही, यानी हमारे पास 1 और 3 वाला राइट आंसर। तो कौन बनेगा, निष्कर्ष 1 और 3 ये दोनों अनुसरण करते हैं। आंसर नंबर हमारा डी बनेगा। अगला प्रश्न देखिए, दिया गया हमारे पास धारणा और कथन। तो देखिए कथन क्या है हमारे पास, कथन है कि विधायक ने अपने सचिव को कहा कि हर शहर में एक इको पार्क होना चाहिए। अनुमान क्या है कि इको पार्क हरियाली को बढ़ाता है, इको पार्क वायु प्रदूषण को कम करने में सहायक होता है। तो आंसर क्या बनेगा हमारा, आंसर यहाँ पे जो बनेगा, आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों निहित है, यह इको पार्क हरियाली को बढ़ाता भी है और वायु प्रदूषण को कम भी करने में सहायक होता है। अगला प्रश्न है हमारे पास कि वर्णमाला अक्षर डी एवं एन के मध्य में स्थित अक्षर के दाईं और दूसरे अक्षर कौन सा होगा, ये हमें बताना है। डी कितना पे आता है, 4 पे, एन कितना पे आता है, 14 पे। सभी को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, 14 4 18, 18 को 2 से कीजिए 9, यानी नौमा। नौमा कौन आता है, बाएं से नौमा, बाएं से इधर से यदि नौमा देखिएगा तो आपके पास आई आता है ना, नौमा अक्षर आई होगा। तो आई के दाएं दूसरे बताना है, इसके जस्ट 2 बाद। तो यानी 10 1 11, 11 पे आता है के। तो आंसर हमारे पास क्या बनेगा, ऑप्शन ए। तो आशा है दोस्तों ये वीडियो पसंद आया होगा। हम लोग ने पूरे कवर करा दिया इस सेट को। दर प्लेटफॉर्म का भी मैंने 20 का 20 सेट करा दिया और रुक्मणी प्रकाशन का 35 के 35 सेट प्रैक्टिस मैंने करा दिया। और इस दोनों का मैंने मैराथन क्लासेस चला दिया, यदि आप नहीं देखे तो जरूर देखिए। बस अब प्लेटफॉर्म वाले में बच गया है मैथ्स का, तो मैथ्स का बहुत ही जल्द आने वाली है और रीजनिंग का। ठीक है, तो ये जल्दी से जल्दी देख लीजिए, जिनकी भी एग्जाम है, जिनकी नहीं है आगे आने वाली है नेक्स्ट ईयर, वो भी प्रिपेयर हो जाए और इसे डेली वाइज पे देखें। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं अगले शिफ्ट में, जब तक के लिए धन्यवाद।